कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट की डेथ हो जाती है और उसे पता तक नहीं लगता है। ऐसा क्यों क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि यह कलर लेस होती है, टेस्ट लेस होती है, इरिटेटिव नहीं है, नॉन इरिटेटिव है, ओडर लेस होती है तो इसकी स्मेल भी नहीं आएगी, लाइटर देन एयर होती है। अब बात करें कि यार ये टॉक्सिसिटी कैसे करती है पॉइजनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड यदि हम लेते हैं तो वह हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ऑक्सीजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी 250 टाइम मोर होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो वो जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। साथ साथ इसकी एक एडिशनल मैकेनिज्म होती है जिससे क्या हमारी सेल को ये बाइंड हो गई तो हमारी सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अब आगे एक और एडिशनल मैकेनिज्म होती है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इनहिबिट करती है। कैसे? ये ब्लॉक कर देती है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ए को और साथ साथ साइटोक्रोम P450 के काम को ब्लॉक कर देती है जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिट होता है। अब क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जब पॉइजनिंग होती है तो कुछ डिलेड सिम्टम आते हैं, कुछ बाद में सिम्टम आते हैं, उसे बोला जाता है रिबाउंड इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि 15% जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी जो एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में प्रेजेंट थी वह बाइंड हो जाती है मायोग्लोबिन से। तो उसने मायोग्लोबिन से बाइंड कर लिया। अब मायोग्लोबिन कुछ टाइम तो अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड रखता है लेकिन फिर बाद में वो फिर से मायोग्लोबिन खुद कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करेगा। अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड कौन ले लेगा? हमारा हीमोग्लोबिन ले लेगा और हीमोग्लोबिन लेगा तो फिर से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और फिर से पॉइजनिंग के सिम्टम आएंगे। इसे बोला जाता है रिबाउंड इफेक्ट या डिलेड रिटर्न ऑफ सिम्टम। अब जैसे साइन और सिम्टम की अगर मैं बात करूं तो साइन और सिम्टम डिपेंड करता है कार्बन मोनोऑक्साइड ने कितना परसेंटेज सेचुरेशन हुआ है हीमोग्लोबिन के साथ, कितना सेचुरेशन है। जैसे अगर अपन बात करें 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, ऐसे ही सीरीज है अपनी 10-10 की, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 80 के ऊपर। तो सिम्टम क्या आएंगे? जैसे 0 से 10 पर रहेगा कंसंट्रेशन सेचुरेशन तो कोई सिम्टम नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, अब 10 से 20 में देखो माइल्ड हेडेक, थ्रॉबिंग हेडेक, सीवियर हेडेक। तो माइल्ड हेडेक, थ्रॉबिंग हेडेक, सीवियर हेडेक। तो हम याद रख सकते हैं 10 से 20 में माइल्ड हेडेक था और साथ साथ एब्डोमिनल पेन था, तो सिर भी दर्द कर रहा है, पेट भी दर्द कर रहा है। अब आ जाएगा थ्रॉबिंग हेडेक, मतलब धक 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 धक। तो इसी चक्कर में हमें इमोशनल बात है जैसे, तो इमोशनल इनस्टेबिलिटी, ऐसा अपन याद रख सकते हैं। तो थ्रॉबिंग हेडेक, इमोशनल इनस्टेबिलिटी। अब आ जाएगा सीवियर हेडेक के साथ क्या है? तो सीवियर हेडेक हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है और डिजीनेस है ना। अब आ जाएगा 40 से 50। 40 से 50 में सिम्टम जो होते हैं वो रिजेंबल ऐसे करते हैं जैसे अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 40 से 50 में रिजेंबल करते हैं सिम्टम अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन जैसे। अब जैसे अपन याद रख सकते हैं 50 to 60 में हम ऐसा याद रख सकते हैं सिनकोप और कोमा। कोमा के बाद आ जाएगा इंक्रीज डेप्थ ऑफ कोमा, इंक्रीज डेप्थ ऑफ कोमा। तो सिनकोप और कोमा, इंक्रीज डेप्थ ऑफ कोमा। फिर आ जाएगा प्रोफाउंड कोमा, प्रोफाउंड कोमा एंड अब्सेंट ऑफ रिफ्लेक्स। और इधर याद रख लेंगे हम इरेगुलर रेस्पायरेशन, यहाँ भी इरेगुलर रेस्पायरेशन है। बाद में तो पूरी रैपिड डेथ बाय रेस्पायरेटरी अरेस्ट, तो रैपिड डेथ बाय रेस्पायरेटरी अरेस्ट हो जाएगा। तो ये हमने साइन और सिम्टम कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ जो अपने ये बात कर चुके हैं कि विक्टिम नोटिस भी नहीं कर पाता है, केवल उसको हेडेक होता है और कुछ भी नहीं, बस हेडेक होगा और कुछ नोटिस नहीं होगा, और अंटिल कोमा और डाई कुछ नोटिस नहीं होगा, बस हेडेक पता लगेगा और कोमा में चला जाएगा और डेथ हो जाएगी। साइन सिम्टम कुछ अगर अपन देखेंगे तो कुछ सिम्टम मिस्टेकन बाई मिस्टेक कर ली जाती है कि यार ये इन्फ्लुएंजा है या फिर फूड पॉइजनिंग है, जबकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? हम क्या करेंगे, यदि पेशेंट कॉन्शियस है और ब्रीथ कर रहा है तो कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, बस आप जाओ बाहर, उसे फ्रेश एयर में आ जाएगा पेशेंट तो साइन और सिम्टम रिमूव हो जाएंगे। तो रिमूव द पेशेंट इनटू फ्रेश एयर इमीडिएटली। अगर वह कॉन्शियस है और ब्रीदिंग कर रहा है तो नो ट्रीटमेंट रिक्वायर। हमें यहाँ एंटीडोट क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का? हम 100% ऑक्सीजन देंगे जो कि एक एंटीडोट की तरह काम करेगी। अगर 100% ऑक्सीजन देंगे तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हट जाएगा और वो जुड़ जाएगा अपनी ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह। तो 100% ऑक्सीजन प्रोवाइडेड बाय टाइट फिटिंग मास्क ये एंटीडोट का काम करती है।
हाइपरबोरिक ऑक्सीजन भी दी जाती है, लेकिन उसके कुछ सर्टेन डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे पेशेंट को वोमिटिंग होगी, कन्वल्सन होगा या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। तो अपन 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे बाय टाइट फिटिंग मास्क। होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। उसके अलावा गैस्ट्रिक लावेज करेंगे। हम गैस्ट्रिक लावेज क्यों करेंगे? क्योंकि वैसे तो ये गैस की वजह से पॉइजनिंग हुई है, बट यहाँ पर क्या, अगर उसके गैस्ट्रिक कंटेंट होंगे तो एस्पायरेट निमोनिया हो सकता है, तो गैस्ट्रिक लावेज भी किया जाता है। एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं प्रोफाइलैक्सिकली प्रिवेंट करने के लिए लंग इन्फेक्शन को। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, सेरेब्रल एडिमा ट्रीट किया जाता है मेनिटोल से। किससे? मेनिटोल से। यहाँ सेरेब्रल एडिमा अपन ने देखा तो अपने को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेरेब्रल एडिमा मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। तो जैसे पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करें तो चेरी रेड कलर का पोस्टमार्टम स्टेनिंग मिलेगी, मतलब पेशेंट जो होगा वो चेरी रेड कलर में चेंज हो जाएगा, पोस्टमार्टम स्टेनिंग ऐसी मिलेगी। तो ये भी अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेरी रेड पिगमेंटेशन, पोस्टमार्टम स्टेनिंग। उसके बाद आ जाएगा स्किन पे ब्लिस्टर मिलेंगे। कहाँ ब्लिस्टर मिलेंगे? एक्सिला पे, इनर थाई पे, बटक पे और नी पे ब्लिस्टर बन जाएंगे पूरे। और ब्रेन फाइंडिंग यहाँ इंपॉर्टेंट है। ब्रेन फाइंडिंग में जैसे नेक्रोसिस मिलेगी, तो बायलेटरल सिमेट्रिक नेक्रोसिस और कैविटेशन ऑफ बेसल गैंग्लियन। उसके बाद सेरेब्रल एडिमा, अपन ने बात ही करी थी, सेरेब्रल एडिमा मिलता है। हीमोरेज मिलेगा। क्या मिलेगा? हीमोरेज कहाँ? कॉर्टेक्स में और मेनिंजेस में। साथ ही साथ नेक्रोसिस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल ऑफ कॉर्टेक्स होगा, यहाँ भी नेक्रोसिस है। तो सबसे मेन पोस्टमार्टम फाइंडिंग है चेरी रेड कलर पिगमेंटेशन। उसके बाद स्किन ब्लिस्टर मिलते हैं। ब्रेन फाइंडिंग में नेक्रोसिस और कैविटेशन बेसल गैंग्लियन का, सेरेब्रल एडिमा, हीमोरेज मिलेगा, नेक्रोसिस मिलेगी गैंग्लियोनिक सेल और इन कॉर्टेक्स। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? सर्कमस्टेंसेस ऑफ पॉइजनिंग क्या होती है कि जैसे विदेश में जो पेशेंट जो पर्सन होते हैं वो एक कॉमन मोड अपनाते हैं सुसाइडल पॉइजनिंग के लिए। तो वो क्या करते हैं, गैराज में बंद कर लेते हैं खुद को और गाड़ी चालू कर देते हैं। गाड़ी चालू कर देंगे और गैराज बंद है तो उससे क्या, गैस पूरी भर जाएगी गैराज में, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, तो वहाँ उसकी पता भी नहीं लगेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो गैरेज डेथ कॉमन मोड ऑफ सुसाइड पॉइजनिंग इन बेस्ट बट रेयर इन इंडिया। इंडिया में नहीं होती, रेयर है। अब जैसे इन्हें यहाँ लिखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड सुसाइड डन आइदर बाय रनिंग ए कार इंजन कंटिन्यूअसली इन इनक्लोज स्पेस लाइक गैराज और इनक्लोज एरिया। तो वो चालू कर देंगे इंजन, तो जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर भी नहीं निकलेगी और पूरी फिर डेथ हो जाएगी। उसके बाद एक्सीडेंटल इंडिया में देखी जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या, जैसे कि कुकिंग गैस है वो लीक हो रही है, और या फिर जैसे लकड़ी जल रही है, उसका इनकम्प्लीट कंबशन से तो बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर चारकोल हुआ तो जल रहा है, कोल जल रहा है, कोयला जल रहा है और इल वेंटिलेटेड रूम है, वेंटिलेशन नहीं है उसमें, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग देखी जाती है। डेथ इनसाइड स्टेशनरी कार, मतलब क्या होता है कि कभी कभी डेथ ऐसी भी हो सकती है इंडिया में, जैसे कि कार हैगी वह बंद है, कार चल नहीं रही, लेकिन वो कार को चल्लू छोड़ देते हैं और उनका जैसे पुरानी गाड़ी है तो उसका एग्जॉस्ट सिस्टम भी ख़राब होता है, तो फिर वो अंदर ही अंदर बढ़ जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड और उससे डेथ हो सकती है। अब जैसे किसे चेक करते हैं ये टेस्ट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, क्या करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट, होप सेलर टेस्ट, कंकल, जैसे अपन ये याद रख सकते हैं कि अंकल कार में बैठे थे तो उनकी डेथ हो गई, तो कंकल टेस्ट, और काटा यामा, ये यामा अपनी गाड़ी जो होती है तो काटा यामा टेस्ट किया जाता है। तो हमने क्या कंप्लीट करा? हमने कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कंप्लीट करी। थैंक यू।